Good morning. Welcome again on my platform. आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं. कल अपन जीए देखे थे, तो आज पॉलिटी का एक टॉपिक जिसे मैं लेने जा रहा हूँ. फिर मैं मैथ भी स्टार्ट करूँगा. तो आज पॉलिटी में अपन फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. क्या? फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. ये फंडामेंटल राइट्स और एक और टर्म आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. जरा इन दोनों का मतलब पहले समझ लो. फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? ये हमारा ये चीज फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों को प्रावधान दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. दोनों का उल्लेख किया हुआ है, लेकिन बेसिक मतलब ये क्या है, डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस है इसका मतलब स्पिरिट का. कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को ये बोलता है कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, या आप इसे बोल सकते हो यू हैव टू फॉलो इट. कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है हमारे सिविलियंस को, मतलब जनता को, सिविलियंस को, कि आप इसको करना, आपको इसको करना ही करना है. फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना ही करना है. मतलब आप बिना फॉलो किए हुए नहीं रह सकते हो इस देश में फंडामेंटल राइट को. लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन? यू शुड हैव टू डू इट, यू शुड डू इट, या यू शुड फॉलो इट. मतलब कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप इसे मतलब करो. मतलब ये बस आपसे एक विनती करता है, मतलब एक आपसे मतलब अपेक्षा रखता है कि आप इसे करो. लेकिन फंडामेंटल राइट्स को बोलता है कि आपको इसको कंपलसरी ही फॉलो करना पड़ेगा. बिना कंपलसरी फॉलो किए हुए इस देश में आप नहीं रह सकते हो. तो बेसिक अंतर क्या है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो जुडिशियरी की कंसेप्ट, जुडिशियरी के अंदर आता है. मतलब कि इसमें आप जुडिशियरी के अंदर अपना अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट उल्लंघन करता है इस देश में, आपका जो मौलिक अधिकार है आपका वो कोई छीन रहा है, तो आप जुडिशियरी में जा सकते हो. लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो जुडिशियरी के अंदर नहीं आता है. ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में. जैसे आपने देखा भी होगा कि इस देश में मॉन्यूमेंट्स जितने भी है, कुतुब मीनार, ये सब लोग जाते हैं वहां पे अपने अपने प्रेम का इजहार करके दिल बना के आ जाते हैं उस पे. तो उसका बस अगर कोई देखा मे बी गार्ड वगैरह, तो आपसे बस फाइन ले सकता है, आपको जेल के अंदर नहीं भेज सकता है. जैसे कहीं लिखा रहता है यहाँ थूकिए मत, वहीं पे लोग थूक देते हैं, तो वहां पे भी क्या है, सिर्फ फाइन ही लगेगा, आपको जेल के अंदर, जुडिशियरी के अंदर नहीं ले जाया जाएगा. तो फंडामेंटल ड्यूटीज में वो सब आते हैं कि आप जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब आप क्या करिए, साफ सुथरा रखिए. आपका ये देश में कर्तव्य है कि आप जो भी अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कोई भी जहाँ पे थूकना नहीं है वहां पे आप थूके नहीं, क्योंकि वो आपका एक मतलब ये हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप इसे फॉलो करिए. आप पे वो जबरदस्ती थोप नहीं रहा है, लेकिन आपसे ये अपेक्षा रखता है फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत कि आप इसे फॉलो करिए. लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं वो आपको फॉलो करना ही करना है, वो कंपलसरी है. अगर आप वो नहीं फॉलो करते हैं तो आप जुडिशरी के अंदर आ जाइएगा, मतलब जुडिशरी के मतलब रडार पे आ जाइएगा. दैट्स अ वेरी कॉमन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, तो अब आते हैं कि बात आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स लिया कहां से गया है? तो ये लिया गया है यूएस से. यूएस से बोरो किया गया है, यूनाइटेड स्टेट से बोरो किया गया है फंडामेंटल राइट्स. और हमारे देश में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को मिला है. जितना फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में मिला है, शायद ही किसी और देश में इतना फंडामेंटल राइट्स मिला हो. इसीलिए तो हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी को भी सोशल मीडिया पे गाली कोई दे सकते हैं, कोई भारत तेरे टुकड़े का भी नारा लगा देते हैं फंडामेंटल राइट्स बोल के कि ये मेरा मतलब अधिकार है. वाह भाई, मतलब ये हमारे देश में हो जाता है आजकल. क्या बात करते हैं, ये सही नहीं है. लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स को एक गलत वे से लोग इंटरप्रेट करने लगते हैं कि हाँ, मतलब आप सरकार पे सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए, लेकिन गाली देना ये कहां तक का मतलब वो सही बात है वो तो मैं नहीं जानता. लेकिन हाँ, फंडामेंटल राइट जितना हमारे देश के नागरिकों को मिला है, शायद ही किसी और देश के नागरिकों को इतना फंडामेंटल राइट्स मिला होगा. ठीक है,
अब आगे मूव करते हैं कि आखिर ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो आखिर मतलब कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस पे मूव करते हैं। तो जरा देखिए फिर से, तो जो हमारे देश में फंडामेंटल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल एट प्रेजेंट की बात करें तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। कितना? टोटल 6 है। इससे पहले कितने थे? तो इससे पहले थे 7। इससे पहले क्या थे एट बिफोर? तो इससे 7 थे। कौन कौन है वो मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं उस सारे आर्टिकल को तोड़ तोड़ के बताऊंगा आगे के लेक्चर में। लेकिन अभी कौन कौन है बस मैं ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे लिख रहा हूं, और कौन हटाए गए, कौन सा डिलीट कर दिया गया, क्योंकि अब पहले 7 थे, अब फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बचे? तो 6 बचे हैं, वो भी मैं देख रहा हूं। तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है, पहला जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या है? ये पहला फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि समानता का अधिकार, मतलब सारे लोग को जो है वो समानता का अधिकार मिलेगा। ये जो आर्टिकल है वो कहां से कहां तक का प्रावधान है इसमें? तो 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल में इसका प्रावधान या इसका उल्लंघन दिया हुआ है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि समानता का अधिकार, जितने भी हमारे देश में लोग हैं उन्हें समानता का अधिकार है, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल में प्रावधान दिया हुआ है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब आप क्या समझते हैं? राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है कि आप स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र हो। मतलब इसका आर्टिकल जो है वो कौन से आर्टिकल में प्रावधान दिया है? तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में इसका उल्लेख किया गया है। मैं सारे आर्टिकल को खोल खोल के बताऊंगा, सारा आर्टिकल सिंगल ले डिटेल में एक एक का एक्सप्लेन करूंगा। बस मैं आज फंडामेंटल राइट्स लिखवा रहा हूं कि राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में प्रावधान दिया हुआ है। तो 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल में है। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड जो आता है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लॉयटेशन से मतलब होता है कि भेदभाव, हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे देश में मतलब इस आर्टिकल में ये प्रावधान दिया हुआ है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 23 से लेके 24 तक के आर्टिकल में यह प्रावधान है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा जो है वो है, चौथा वो आर्टिकल है वो आता है राइट टू रिलीजियस एंड राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन। राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन। राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन, ठीक है। तो देखिए मैं भी 4 आर्टिकल लिखवाया हूं। पहला आर्टिकल क्या है? राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल इक्वलिटी जो है वो कहां से कहां तक प्रावधान दिया हुआ है? 14 से लेके 18 तक दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम कहां से कहां है? तो 19 से लेके 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहां है? तो आर्टिकल 23 से 24 है। राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन कहां से कहां है? तो ये जो है वो है आर्टिकल 25 से लेके 28 से, या आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। आर्टिकल 29 से लेके 30 तक है राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन, ठीक है। अब आती है, ये हो गया 4 आर्टिकल। 5वां जो है वो मैं एक स्किप कर दिया था, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन एक है, वो है कहां से कहां? तो ये 25 से छूट गया था, 25 से लेके 28 तक है, ठीक है। तो राइट टू रिलीजन है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल में है? तो 23 से 24 है। राइट टू रिलीजन एजुकेशन कहाँ है? 29 से 30 है। राइट टू रिलीजन मतलब राइट टू रिलीजन का मतलब होता है कि आप कोई भी धर्म इस देश में अपना सकते हैं। जैन अपना सकते हैं, अपना सकते हैं, बुद्धिज्म जो भी है वो अपना सकते हैं। वो आर्टिकल कौन में प्रावधान दिया हुआ है? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। जो लास्ट आर्टिकल है और जो स्किप किया गया 30 तक मैं बता दिया हूं, 14 से लेके 30 तक हो चुका है इतना आर्टिकल। अब है कि जो आर्टिकल स्किप किया गया, आर्टिकल जो स्किप मतलब डिलीट किया गया वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी क्या हुआ करता था? पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ये आर्टिकल 31 में इसका प्रावधान दिया हुआ था, लेकिन अब इसे डिलीट कर दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है? लीगल राइट बन गया है। अब ये क्या बन गया है? लीगल राइट बन गया है फंडामेंटल राइट से। और इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल में प्रावधान दिया हुआ है?
मैं नीचे मिटा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा मे बी। मैंने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब लीगल राइट बन गया है। क्या राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब क्या बन गया है, लीगल राइट बन गया है। मतलब वो फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया है। किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू जो प्रॉपर्टी था वो पहले फंडामेंटल राइट के ही अंदर आता था, वो आर्टिकल 31 में इसका प्रावधान दिया हुआ था, लेकिन अब इसे डिलीट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से। अब इसे लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में भेज दिया गया है। ठीक है, ये कैसे क्या हुआ इसका स्टोरी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अभी एक और है, वो लास्ट फंडामेंटल राइट पढ़ लेते हैं। 5 मैंने फंडामेंटल राइट लिखवा चुका हूं आपको। छठा जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल कौन सा में प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 32 में है इसका प्रावधान। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें ये बताता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है वो हमें ये बताता है कि ये इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान की आत्मा भी इसे कहते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो क्वेश्चन कई बार भी पूछ चुका है एग्जाम में कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहते हैं, तो आर्टिकल नंबर 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट आपको मैंने लिखा दिया। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन, राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज, ये सारा जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। अब मैं बात करता हूं ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आया कैसे। कैसे मतलब ये फंडामेंटल राइट जो है इसके पीछे का एक स्टोरी है, वो मैं आप लोग के यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसे आप लोग सारे को जानना ही चाहिए अगर आप पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हो तो ये जो फंडामेंटल राइट जो है, एक मिनट सॉरी, ओके, वो यार थोड़ा सेट हिल जाता है यार, ये स्टार्टिंग है यार, बहुत दिक्कत होता है। तो मैं बता रहा था कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो कैसे क्या हुआ, वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओ यार 1 मिनट यार, ओके देन वी मूव अहेड, सॉरी फॉर डिस्टर्ब इंटरप्रिटेशन। रेडी, तो मैं बता रहा था कि फंडामेंटल राइट के जो पीछे का स्टोरी है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा था। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट है इससे पहले क्या एक टर्म आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या होता है, इससे कोरिलेट अपन करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हमारे संविधान के मूल ढांचा, एक 1947 में एक केस आया था, 1967 की 1964, थोड़ा सा कंफ्यूज है ईयर, अप्रॉक्स 1967 की बात हो रही होगी, हाँ 1967 में जो था वो एक केस आया था जिसका नाम था गोलकनाथ केस। क्या, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट मतलब ये सुनवाई, ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है, मतलब फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। आपको दो चीज से फैमिलियर होना पड़ेगा, लॉ और अमेंडमेंट में अंतर क्या होता है। लॉ मतलब होता है कानून, कानून कैसे बनता है, तो पहले राज्यसभा में पेश होता है, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, कानून बन जाता है। लेकिन अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज,
किसी भी कानून या आर्टिकल में चेंज करना, संशोधन करना, दैट्स अ अमेंडमेंट। ये कानून नहीं होता है, ये बस संशोधित किया जाता है किसी भी कानून और किसी में मतलब ऐड करना या कुछ रिमूव करना, ये संशोधन का अमेंडमेंट का मतलब होता है। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट सुनाया, मतलब ये जजमेंट सुनाया कि आप पार्लियामेंट जो है वो कोई भी अमेंड नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट मतलब सॉरी फंडामेंटल राइट के अंदर। लेकिन इंदिरा गांधी तो बहुत चालाक थी, जितना इंदिरा गांधी चालाक लीडर मैंने आज तक नहीं देखा, जितना वो खुद के फेवर में इतना सारा संशोधन किया कि शायद ही इतना कोई भी गवर्नमेंट ने किया होगा संशोधन। तो ये जैसी जजमेंट आया, इंदिरा गांधी ने एक संशोधन पास कर दिया, मतलब एक अमेंडमेंट पास, मतलब एक अमेंडमेंट पास कर दिया, जिसका अमेंडमेंट में था वो क्या था, 24th अमेंडमेंट था। 24th अमेंडमेंट जो है वो पास कर दिया, 24th अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट में ले आया। ये 24th अमेंडमेंट मतलब 24वां जो संशोधन क्या बोलता था, जो इंदिरा गांधी ने लाया इस केस के जजमेंट के बाद, ये जो था वो ये बोलता था कि आप जो है मतलब पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट के अंदर वो संशोधन कर सकती है। जैसे ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप कोई भी पार्लियामेंट में ऐसा मतलब अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं जो फंडामेंटल राइट को चेंज करे। लेकिन इंदिरा गांधी तो मतलब चालाक थी, तो ये क्या किया कि 24th अमेंडमेंट ले आई पार्लियामेंट के अंदर। ये 24th अमेंडमेंट क्या बोलता है कि आप जो है वो कानून के अंदर मतलब फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं, चेंज उसके अंदर कर सकते हैं। फिर ठीक है, तो ये हो गया 24th अमेंडमेंट की बात। तो 24th अमेंडमेंट की बात 24th अमेंडमेंट के बाद इंदिरा गांधी ने बहुत सारा अमेंड लाया, लेकिन मैं कुछ कुछ ही अमेंडमेंट पे यहाँ पे चर्चा करूंगा। जैसे कि 25th अमेंडमेंट इसके बाद आ गया। 25th अमेंडमेंट क्या बोलता है, जैसे अभी 24th अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने क्या बोला था कि 24th अमेंडमेंट में ये बोला इंदिरा गांधी ने कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर चेंज ला सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था गोलकनाथ केस में कि नहीं ला सकती है। उसके बाद 25th अमेंडमेंट एक्ट ले आया इंदिरा गांधी। इसमें क्या था, इसमें था कि राज्य सरकार क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड को एक्वायर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड को एक्वेजिशन मतलब एक्वायर कर सकती है। ठीक है, और एक और जो संशोधन जिसे बहुत फेमस अमेंडमेंट में मैं पढ़ाऊंगा आगे जब अमेंडमेंट टॉपिक लाऊंगा, वो है 46th अमेंडमेंट। 46th अमेंडमेंट जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी ने बहुत सारा संशोधन किया खुद के फेवर में, बहुत सारा जो है, जैसे इसके अंदर बहुत सारा मतलब क्या किया ये मतलब संशोधन किया आपने खुद के फेवर में भी किया जैसे, और बहुत सारा जो है वो मतलब संशोधन इस देश में लाया था इस 46th अमेंडमेंट के अंदर। तो इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं कि ये जो 25th अमेंडमेंट समझ में आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड को एक्वाजिशन कर सकती है। अब तो इसी अमेंडमेंट का फायदा उठाकर जो केरला गवर्नमेंट थी, मतलब अब मैं एक केस का यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ। अभी 25th अमेंडमेंट में क्या बोला था इंदिरा गांधी ने कि कोई भी राज्य सरकार लैंड को एक्विजिशन कर सकती है। तो एक केस बहुत ही फेमस है इस देश में, बहुत सारा कुछ कुछ केस जो है वो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। केरला गवर्नमेंट वर्सेज केशवानंद भारती केस, केरला गवर्नमेंट वर्सेज केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। ये केस में क्या हुआ था कि केरला गवर्नमेंट ने एक मतलब एक अपना वो लाया क्या बोलते हैं इसे, अपना एक कानून बनाया जिसमें क्या था कि रिलीजियस जो प्रॉपर्टी है, रिलीजियस प्रॉपर्टी जिसके पास ज्यादा होते थे उसको क्या कर रहे, एक्वायर कर रहे थे, मतलब अधिग्रहण करने का एक कानून बना दिया। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो ये संशोधन कर दिया था। क्यों, पहले तो ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट के अंदर था। अभी मैंने बताया था कि जैसे जब तक फंडामेंटल राइट से नहीं हटा था राइट टू प्रॉपर्टी, वो एक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया था, एक संशोधन कर दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि अब लैंड को एक्वायर कर सकती है राज्य सरकारें। तो केरला गवर्नमेंट ने इसी अमेंडमेंट का फायदा उठा के रिलीजियस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना शुरू किया केरला में। ठीक है, तो केशवानंद भारती के कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। केशवानंद भारती जो थे केरल में रहते थे। केरल के मठ जो थे, मठ समझते हो ना, मठ, उसके मतलब ये मठ अध्याधीन थे।
और केशवानंद भारती जो थे वो उनके बहुत सारे स्टूडेंट उनसे मतलब पढ़ने आते थे बहुत, जैसे अभी मुरारी बापू को ले लीजिए, वो कथावाचक हैं, उसी तरह से केशवानंद भारती भी क्या थे, एक मतलब ये थे मठ अध्यय मतलब मठ के मतलब वो थे, मतलब पुजारी जो भी कहो आप इसे, मठ के अंदर वो काम कर केशवानंद भारती रहते थे। तो इनका बहुत सारा रिलीजियस प्रॉपर्टी था, बहुत सारा मतलब था। तो वो जब केरला गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया कि आप अब मैं रिलीजियस एक्वायर करूंगा, जिसके पास ज्यादा रिलीजियस प्रॉपर्टी है वो एक्वायर करना केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो इनका जो था बहुत सारा जो जमीन था रिलीजियस जमीन, वो इनके अंडर में आ गया, केरला गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। तो फिर क्या हुआ, एक एक नाम बहुत फेमस नाम है, वो हाल फिलहाल में इनका डेथ हो गया, नाना भाई पालकी वाला। नाना भाई पालकी वाला, नाना भाई पालकी वाला कौन थे, तो ये बहुत बड़े एडवोकेट रह चुके हैं, बहुत बड़े एडवोकेट रह चुके हैं। और और ये जितना इनके पास ज्ञान था संविधान के ऊपर, शायद ही अभी किसी के इतना ज्ञान होगा किसी भी एडवोकेट को। और जब अभी हाल फिलहाल में इनका डेथ हुआ है कुछ साल पहले, लेकिन जब इनका बजट पेश होता था, जब गवर्नमेंट जब बजट पेश करती थी ना, तो ये अलग से एक सभा बुलाते थे स्टेडियम के अंदर, और इसमें बजट में ये क्या करते थे, बजट पे अपना वो लेक्चर देते थे, मतलब कि वो एनालिसिस करते थे, और लाखों मतलब लोग इनको एनालिसिस को सुनने आते थे। सोच सकते हैं आप, जब गवर्नमेंट जब बजट पेश करती थी उसके बाद ही अपना व्यू रखते थे, तो इतने लाख लोग इनके सुनने आते थे। बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन जिसे आप बोल सकते हैं ये थे। तो उस टाइम ये क्या हुआ करते थे, वकील हुआ करते थे, नाना भाई पालकी वाला। तो नाना भाई पालकी वाला ने क्या कहा केशवानंद भारती को कि आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए। क्यों? क्योंकि आपका जो आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 26, मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि आर्टिकल जो 26 है वो हमें ये बताता है कि आपका आपका खुद का अधिकार रिलीजियस प्रॉपर्टी पे वो है। मतलब आप जो है ट्रस्ट के ऊपर खुद के मालिकाना हक रख सकते हैं, कोई आपका मतलब ये जो है अधिग्रहण नहीं कर सकता है, ये हमारा आर्टिकल 26 बोलता था। और केशवर और नाना भाई पालकी वाला ही उस टाइम जब ये केशवानंद भारती कोर्ट गए तो इनके वकील कौन थे, तो नाना भाई पालकी वाला। तो नाना भाई पालकी वाला ने आर्टिकल 26 का उल्लेख किया अपने केस में, और आर्टिकल 31 का भी उल्लेख किया। आर्टिकल 31 क्यों उल्लेख किया, क्योंकि उस टाइम ये फंडामेंटल राइट के अंदर हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि संपत्ति का निजी अधिकार, मतलब संपत्ति का खुद का अधिकार। तो ये आर्टिकल 31 में भी उल्लेख किया गया था, आर्टिकल 26 भी अपने केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना वो दायर किए। और उन्होंने बोला, नाना भाई पालकी वाला ने, कि केरला गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, मतलब उल्लंघन कर रही है ये कानून लाकर रिलीजियस प्रॉपर्टी को एक्वायर करके। पूरे देश में मतलब तहलका मच गया था कि आखिर केरला किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर एक एडवोकेट ये आरोप लगा रहा है कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। तो पूरे जुडिक्शल, पूरे न्यायपालिका का इन पे नजर था, इस केस के ऊपर, जजमेंट के ऊपर बहुत फोकस था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या जजमेंट लाती है। अब बात करते हैं कि ये जो मैटर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के इतिहास में, अभी तक जितना भी केस हुआ है इसके इतिहास में, टोटल 13 मेंबर के जज बैठाए गए हैं यहाँ। टोटल 13 मेंबर के जज बैठाए गए इस केस में सुनवाई के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं आपको, 13 मेंबर की जज का क्या किया गया, बेंच बैठाया गया। उसमें से इस केस पे जो जजमेंट आया, ये केस कब आया था पता है आपको ना, केशवानंद भारती केस जो आया था वो 1974 में आया था, ठीक है। और इसका जो जजमेंट आया, रिजल्ट आया, वो आया 1978 में, फाइनल जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। इतना साल क्यों लग गया यार? फंडामेंटल राइट, अभी कोई आपका वायलेशन करता है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, आपका तुरंत सुनवाई होगा, लेकिन इतना 4 साल का गैप क्यों हुआ? एक 1975 में आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था देश में, और इमरजेंसी कब तक चला था? 1977 में चला था। तो इमरजेंसी चला था तो मतलब जुडिशियरी भी पूरा बाधित रहा था, इसके कारण से इतना लेट हो गया था जजमेंट आने में। तो 1978 तक क्या हुआ था, इसका रिजल्ट आया, और इस जो 13 मेंबर का जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मतलब कमेटी का गठन किया था एक केस के सुनवाई के लिए, सबसे लंबा बेंच इसी को कहते हैं जज का, इस केस के सुनवाई के अंदर। तो इसमें जो रिजल्ट आया वो आया 7:6 के रेशियो में, मतलब 7 जो जज थे वो केरला गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट सुनाया, और 6 जो गवर्नमेंट थे वो केशवानंद भारती के फेवर में जजमेंट दिया। क्या बोला ये 7 जज ने कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कोई भी संशोधन करे, हमें कोई भी मतलब नहीं है,
कोई भी करे, कोई भी कानून लाए, लेकिन फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब मूल ढांचा जो है संविधान का वो नहीं बदलना चाहिए। अगर मूल ढांचा बदलेगा तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इसे नल एंड वॉइड कर देंगे। नल एंड वॉइड का मतलब होता है कि जीरो बना देंगे उस कानून को, उस संशोधन को। अगर ऐसा कोई भी आता है संशोधन या कानून जो पार्लियामेंट पेश करे या स्टेट लेजिस्लेटिव विधानसभा पास करता है जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन मतलब वो वायलेट करता है, तो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 का यूज करके। तो ये जो जजमेंट सुनाया, ये जज ने यही सुनाया कि आप कोई भी संशोधन करिए, हमें नहीं मतलब है, फंडामेंटल राइट में करिए चाहे कुछ में करिए, लेकिन आप जो है वो उसको आप ये नहीं कर सकते हैं, क्या आप उसके मूल ढांचा को नहीं बदलना, बस आप मूल ढांचा को नहीं बदल के आप कोई भी संशोधन लाइए, हमें मतलब नहीं है। तो ये जो, और ये जो एक इंदिरा गांधी बहुत चालाक नेता थी, जो जो मतलब 7 जज थे किसके फेवर में, केरला गवर्नमेंट के फेवर में, और 6 जज किसके फेवर में थे, तो केशवानंद। जो एक जज जो और अगेंस्ट थे केशवानंद भारती केस में, जिसका नाम था जस्टिस रे। जस्टिस रे जो थे वो केरला गवर्नमेंट के फेवर में आके केशवानंद भारती को ये केस हरा दिया, और जस्टिस रे को ही इंदिरा गांधी ने बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। बहुत चालाक थी इंदिरा गांधी, मानो चाहे मत मानो आप, लेकिन इंदिरा गांधी जितनी चालाक नेता तो मैंने आज तक नहीं देखा। जस्टिस रे को ही क्या बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिया। और जस्टिस रे से फिर मतलब कोशिश की ये इंदिरा गांधी की फिर से मैं इस केस को क्या करूं, खुलवाऊं, लेकिन उस टाइम जुडिशल ने बोला कि नहीं, अब यहाँ पिटीशन कोई दायर नहीं हुआ, इसलिए अब इस केस को दोबारा खोलना कोई बनता नहीं है। तो फिर से ट्राई की थी मतलब इंदिरा गांधी के इस केस को मैं दोबारा खुलवाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों यार, कोई भी आप समझिए, देश में जो है पार्लियामेंट के 3 पिलर, मतलब जो भी मतलब इस देश के लोकतंत्र के टोटल 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और कौन, जुडिशियरी, ठीक है। और चौथा जो मतलब संविधान में उल्लेख नहीं है, बट हम लोग बोलते हैं कि 4th पिलर जो होता है वो मीडिया होता है। अब तो मीडिया को पूछिए मत, मीडिया वो रहा ही नहीं 4th पिलर, क्योंकि अब तो जानते हैं कैसा मीडिया का हाल है, तो इसको तो हटा ही दीजिए। तो 3 पिलर होते हैं लोकतंत्र का। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है क्या, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, हिंदी लिख सकते हैं तो न्यायपालिका। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी जो है वो 3 पिलर हैं हमारे लोकतंत्र के। और ये दोनों तो चाहेंगे ना यार, लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव का क्या काम है कि कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, कानून लागू करना। जुडिशियरी का क्या काम क्या होता है, इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन इन द सेंस कि जो भी पार्लियामेंट कानून ला रही है, उस कानून की, अगर उस कानून को सुप्रीम कोर्ट समझना चाहे, मतलब वो मतलब समझने की कोशिश करना चाहे कि आप इस अगर कोई भी कानून ऐसा आ जाए जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल पूछ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशियरी जो है वो सवाल पूछ सकती है। और अगर आर्टिकल कोई समझ में ना आए गवर्नमेंट को कोई कानून बनाने में, और कुछ भी बना दे ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को कम करे, नागरिक के फंडामेंटल राइट को क्या करे और कम करे, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को क्या कर देती है, नल एंड वॉइड कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट बोलती है, और बेटा हम समझाते हैं तुम्हें कि ये आर्टिकल क्या प्रावधान दिया हुआ है। यही तो जुडिशियरी तो है कि हमारे लोकतंत्र को बचाए हुए है। नहीं तो आज तक सब सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट के पास पूरी तरह से पावर आ जाए। वो क्यों चाहेगी कि जुडिशियरी के पास पावर रहे, खुद मनमानी करना चाहेगी, खुद कानून बनाना चाहेगी, जैसा मन वैसा कानून बना दे। लेकिन जुडिशियरी के कारण ही है कि आज नागरिक को इतना ताकत मिला हुआ है कि आप कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार आप पे ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे आपके फंडामेंटल राइट को क्या किया जाए, कम किया जा सके। समझ में आ रही है बात। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जुडिशियरी के कारण ही आज हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत बना हुआ है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि जो केशवानंद भारती केस मतलब जो थे वो केस इसको हार गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बताया कि कोई भी फंडामेंटल मतलब संशोधन लाइए, कुछ भी लाइए, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब बस इतना है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना बदलें। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही आप बदलेंगे, हम आर्टिकल 32 का यूज करके आपका इस कानून को नल एंड वॉइड कर देंगे, मतलब जीरो बना देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर आप पूछेंगे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो ये बहुत इतनी खूबसूरती है ना इस संविधान या इस लोकतंत्र की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं,
ये हम फैसला करेंगे केस टू केस कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या, किसके इसके अंदर क्या क्या आता है। ये डिफाइंड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, ये अपने पाले में गेंद रख लिया कि वो हम डिसाइड करेंगे केस टू केस। अब एक बात जान लीजिए, फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर आता है। तो अब कोई भी सरकार चाहेगी कि फंडामेंटल राइट को कम करे, हाँ आप ऐड करिए, कुछ भी ऐसा कानून लाइए जिससे नागरिक के फंडामेंटल राइट और मजबूत हो, मतलब और बढ़ाया जा सके, वो कानून चलेगा, लेकिन कम नहीं कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस यही बोला कि आप कोई भी कानून लाइए, लेकिन हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज बस मत करिए, तो वो कानून वैलिड है। तो यही मैं बोल रहा था कि जैसे आपका कोई, मान लीजिए सपोज डैट आपके कोई घर तोड़ने आया, तो आप उससे बोलिए कि मतलब सारा घर तोड़ दो, बस मेरा बेसिक स्ट्रक्चर को मत तोड़ना। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब दीवार नहीं तोड़ना, खिड़की नहीं तोड़ना, दरवाजा, मतलब कुछ तोड़ना। इसका मतलब कि आप तो कुछ इस तरह से आपने उसको रोक दिया कि आपने सीधे बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर को मत तोड़ो, और बेसिक स्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यही बोल दिया कि कोई भी कानून लाओ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करो नहीं, मतलब तोड़ो नहीं, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरती है जो इस केस के जजमेंट भी आया था। और इस केस का सुनवाई केशवानंद भारती क्या करते हैं, हार जाते हैं, लेकिन यही खूबसूरती है, ठीक है। तो मैं फंडामेंटल राइट जितना भी लिखवाया आपका 6, वो मतलब क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जो भी लिखवाया राइट टू इक्वलिटी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे की क्लास में। लेकिन एक और यहाँ पे बात ये आती है कि इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी के टाइम में एक और केस आया था जिसे मैं यहाँ पे चर्चा थोड़ा सा कर दूं। इंदिरा गांधी बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि इतनी चालाक नेता मैंने आज तक नहीं देखा। राजनारायण जो थे वो एक केस किया था इनके ऊपर, एक राजनारायण नाम के एक व्यक्ति ने, राजनारायण जो थे एक व्यक्ति ने इनके ऊपर केस किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने एक केस किया था। उस टाइम इंदिरा गांधी के मतलब इलेक्शन में 1973 की इलेक्शन, हाँ 1973 का इलेक्शन में इन्होंने राजनारायण के ने इनके ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर उन्होंने केस किया था कि इन्होंने इलेक्शन में बहुत धांधली की है। लेकिन इंदिरा गांधी तो अपने ही चालाक थी। जब ये जैसी केस राजनारायण ने ये कोर्ट के अंदर पेश किया, इन्होंने एक और अमेंडमेंट ले आया। वाह भाई वाह, कितनी चालाक नेता थी। 39th अमेंडमेंट जिसे बोला जाता है, इसमें क्या प्रावधान किया इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर। 39th संशोधन ये बोलता था उस टाइम कि आप प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी केस नहीं चला सकते हैं। सोचिए कितनी चालाक थी। जिस चीज के लिए राजनारायण कोर्ट जा रहे थे कि इंदिरा गांधी इस मतलब 1973 में इलेक्शन में धांधली की है, इनके ऊपर केस चलना चाहिए। इंदिरा गांधी खुद पावर यूज करके 39th अमेंडमेंट ले आई पार्लियामेंट के अंदर। और ये 39th अमेंडमेंट क्या बोलता था कि कोई भी प्रधानमंत्री के ऊपर आप केस नहीं चला सकते हो। समझ में आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर केस चल सकता है, और ये फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। देखा, ये खूबसूरती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के का, क्योंकि वो खुद पाले में रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो मैं केस टू केस मैं डिफाइन करूंगा कि कौन सा चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, कौन सा चीज नहीं आता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो अब प्रधानमंत्री के ऊपर केस चल सकता है। यही बात है कि 1973 के बाद इतना सारा संशोधन लाई, जिसे 46वां संशोधन भी जिसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आजादी के बाद एक ऐसा साल था जहां 1977 में इन कांग्रेस पार्टी का बहुमत, पहली बार ऐसा हुआ कि बहुमत नहीं मिला था। और 1977 के बाद 1978 में जनता दल की सरकार आ गई थी। और जनता दल ने ही, अभी मैंने जो बोला राइट टू प्रॉपर्टी जो अब लीगल राइट बन चुका है, पहले फंडामेंटल राइट था, यही जनता दल की सरकार ने उसको संशोधन किया था 44th अमेंडमेंट के तहत 1978। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट के तहत और 1978 ईस्वी में इसको संशोधन करके लीगल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी को भेज दिया गया था। पहले क्या था, वो आर्टिकल 31 के तहत फंडामेंटल राइट, अब इसे क्या बना दिया गया है, 300A आर्टिकल के तहत, 300A अंदर के आर्टिकल के तहत लीगल राइट बना दिया गया है। तो ये हमारा पीछे था फंडामेंटल राइट का ओरिजिन जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर से ही शुरू हुआ था। ये केस केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, बहुत सारा ऐसा ऐसा जजमेंट है देश के अंदर जो बहुत ही प्रसिद्ध जजमेंट है, जिसे आप लोग को पढ़ना चाहिए अगर पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो। और ये पीछे था इसका इतना सारा स्टोरी था कि कैसे फंडामेंटल राइट क्या क्या हुआ। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, जैसे अभी मैं टोटल 6 फंडामेंटल राइट आपको लिखवाया हूं। अब मैं उस आर्टिकल के ऊपर भी चर्चा नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। आर्टिकल फंडामेंटल
राइट जो है वो आर्टिकल 12 से 35 आर्टिकल के अंदर प्रावधान है। ये सारा आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा। और फंडामेंटल ड्यूटी जो मैंने बताया वो आर्टिकल 51A के अंदर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंदर आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से फंडामेंटल राइट 12 से 35 पूरा आर्टिकल 1 by 1 देखेंगे। लेकिन आज जो भी पढ़ाया आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास आज मैं मैथ का डाल सकता हूँ, फिर मैं जीए का डालूंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।